हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ये सीरीज हसरतें। इस सीरीज में 6 कहानियाँ हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब पहली स्टोरी स्टार्ट होती है स्मिता नाम की लेडी से, जिसका हस्बैंड करीब 3 साल पहले एक दिन अचानक घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे अपनी जिंदगी जीनी थी। उसके पति ने ना तो स्मिता के बारे में सोचा और ना ही उसके बाद स्मिता का क्या होगा इसके बारे में, जिसके बाद स्मिता ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। स्मिता के घर में स्मिता की सास और ननद है, जो कि स्मिता को ही ताने देती रहती है कि स्मिता ही मनुष्य है, तभी तो उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया और उनको भी अकेला कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद भी स्मिता उन्हें कुछ भी नहीं कहती। अब ये दोनों तो उसे ताने दिया ही करते थे, बट अब मोहल्ले के लड़के भी स्मिता के बारे में कुछ भी बोलते। वो उसे सविता भाभी कह के बुलाते और हमेशा तंग करने की कोशिश करते। इस सब की वजह से स्मिता काफी तंग आ गई थी और एक दिन वो डिसाइड कर दिए कि वो मोहल्ले के लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। अब एक दिन जब वो घर से जा रही थी, तभी वहां पर समर्थ नाम का एक लड़का आता है। अब सभी लड़के स्मिता को सविता भाभी कह के बुला रहे थे, जिसकी वजह से समर्थ को लगता है कि स्मिता का नाम सविता है, इसलिए वो सविता नाम से उसे बुलाता है और उसे एड्रेस पूछने लगता है। बट स्मिता को लगता है कि वो भी उसे छेड़ रहा है, इसलिए वो समर्थ के ऊपर काफी गुस्सा होती है और उसे पत्थर फेंक कर मारने लगती है, जिससे समर्थ बाल बाल बच जाता है और स्मिता से कहता है कि आखिर वो इतनी गुस्सा क्यों है। बट स्मिता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। एक्चुअली स्मिता एक एनजीओ में काम करती है, जो कि बेसहारा औरतों की मदद करता है। अब स्मिता जब एनजीओ से घर आती है तो देखती है कि समर्थ उसके घर में गिटार बजा रहा था और स्मिता की ननद रिंकी और उसकी सास उसे सुन रहे थे। ये देखकर स्मिता काफी गुस्सा हो जाती है और समर्थ से कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अब यहाँ पर स्मिता को पता चलता है कि स्मिता की सास ने उनके घर के एक कमरे को समर्थ को किराए पर दे दिया था, जिसकी वजह से समर्थ अब यहीं पर रहने वाला था। तो वही समर्थ को भी पता चल जाता है कि स्मिता का नाम स्मिता है, ना कि सविता, इसलिए वो स्मिता से माफी मांगता है। जिसके बाद वो स्मिता से कहता है कि अगर उसका नाम सविता नहीं है तो सविता कह के बुलाने पर वो गुस्सा क्यों होती है। अब ये सुनने के बाद स्मिता उसे कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन स्मिता जब सुबह तैयार हो रही थी तो स्मिता की सास फिर से उसे ताने मारने लगती है, जो सुनकर स्मिता काफी गुस्सा हो गई थी क्योंकि 3 साल से वो यही ताने सुने जा रही थी, बट फिर भी वो अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद स्मिता जब वहां से जाने लगती है तो वो समर्थ से टकराती है, जिसकी वजह से वो सारा गुस्सा समर्थ पर उतार देती है और उसे बहुत बातें सुनाकर वहां से निकल जाती है। तो वही समर्थ भी उसे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद स्मिता यही सोचने लगती है कि उसे समर्थ के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो समर्थ के रूम में जाती है ताकि उससे माफी मांग सके। बट तब समर्थ नहा रहा था और स्मिता देखती है कि समर्थ के पास जो बैग था उसमें बहुत सारे पैसे थे। ये देखकर स्मिता को लगता है कि समर्थ कोई गलत काम करता है तभी उसके पास इतने पैसे होंगे। तभी वहां पर समर्थ आता है और स्मिता उसे बातें सुनाने लगती है कि वो कौन सा गलत काम करता है। वो समर्थ से कहती है कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो उसे अपने गलत काम बंद करने होंगे। साथ ही वो समर्थ से पूछने लगती है कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब ये सब सुनने के बाद समर्थ भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो स्मिता से चिल्लाकर पूछता है कि स्मिता का पति उसे छोड़कर चला गया, क्या इसका गुस्सा वो दूसरों पर इस तरह से उतारेगी। अब ये सुनने के बाद स्मिता काफी डर जाती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन स्मिता समर्थ के पास आकर उसे सॉरी बोलती है क्योंकि कल उसने उसे गलत समझा और बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। एक्चुअली समर्थ की माँ स्मिता से मिलने आई थी और उसने स्मिता को बताया कि समर्थ एक्चुअली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और उसके पापा चाहते थे कि समर्थ उनका बिजनेस ज्वाइन करे, बट समर्थ को म्यूजिक में इंटरेस्ट था और इसी वजह से उसने घर छोड़ दिया और इसलिए उसकी माँ हर महीने उसे पैसे भेजा करती थी ताकि समर्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब समर्थ स्मिता को माफ कर देता है, साथ ही वो भी स्मिता को सॉरी बोलता है क्योंकि कल उसने स्मिता के साथ काफी रूडली बात की थी। वो स्मिता से कहता है कि वो गिटार बजाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्मिता को भी गिटार बजाना आता है। एक्चुअली स्मिता को भी म्यूजिशियन बनना था, बट उसकी शादी हो गई, जिसके बाद उसका ये शौक ही रह गया। जिसके बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया। अब समर्थ स्मिता से कहता है कि स्मिता का हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका है, तो स्मिता को भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और यहीं पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहीं पर रहेगी तो कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगी। अब समर्थ की बातें सुनकर स्मिता को भी काफी हिम्मत मिलती है। वो यही सोच रही थी कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। अब समर्थ स्मिता से कहता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो स्मिता की काफी तारीफ करता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अगले ही दिन स्मिता को पता चलता है कि 3 साल पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, वो अब वापस आ चुका है, जिसकी वजह से उसकी सास और रिंकी बहुत ज्यादा खुश थे। बट अब स्मिता ने फैसला कर लिया था कि वो अब इस सब में अटक कर नहीं रहेगी। वो अपने पति से कहती है कि वो उसे छोड़कर चला गया था और अब वो वापस आ चुका है, बट अब वो पहले वाली स्मिता नहीं रही। उसे अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसलिए अब वो यहाँ पर नहीं रह सकती।
इसलिए स्मिता यहाँ से जाने का फैसला कर देती है। जो सुनकर स्मिता की सास उसे ताने देने लगती है, बट अब ये पहले वाली स्मिता नहीं थी जो चुपचाप उनके ताने सहेगी। स्मिता कहती है कि उसने फैसला कर लिया है। ये बोलकर वो घर से निकल जाती है। साथ ही स्मिता फिर कभी समर से नहीं मिलती, क्योंकि अब उसे अपनी लाइफ में कुछ करना था। उसे बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत थी, जो कि समर्थ ने उसे दे दी थी। और इसी के साथ हमारी पहली स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमारी सेकेंड स्टोरी स्टार्ट होती है अनन्या से, जो कि एक विधवा है। उसके हस्बैंड की करीब 1 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। बाकी अनन्या की बात करें तो उसे पेंटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है। वो थोड़ी सी इरोटिक और रंग बिरंगी पेंटिंग करती है। अनन्या अपने ससुराल वालों के साथ रहती है, जिसमें उसके ससुर, ननंद और जेठ जेठानी है। एक्चुअली अनन्या की सास भी इस दुनिया में नहीं थी। तो वही अनन्या के ससुर की एक पेंटिंग की दुकान है, जिसमें आए दिन वो कोई ना कोई एग्जीबिशन करवाता रहता है। तो वही अनन्या की ननंद है राधिका, जिसकी शादी फिक्स हो गई थी और इसी की तैयारियों में पूरा घर बिजी था। तो वही अनन्या का देवर है विश्वास, जिसकी अनन्या के ऊपर बुरी नजर थी। तो वही विश्वास की वाइफ विद्या अनन्या को कुछ खास पसंद नहीं करती। तो वही अनन्या के हस्बैंड की बात करें तो अनन्या के हस्बैंड की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी। एक्चुअली अनन्या के हस्बैंड ने कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। एक्चुअली वो किसी और से प्यार करता था, और एक दिन जब वो उस लड़की के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। यानी कि अनन्या अभी तक वर्जिन थी। तो वही अनन्या के ससुराल वालों की थिंकिंग नैरो माइंडेड थी, जिसकी वजह से उनका कहना था कि अनन्या को हमेशा सफ़ेद साड़ी पहननी चाहिए, और अगर वो किसी फंक्शन में आएगी तो वहाँ पर अपशकुन हो जाएगा। अब अनन्या की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन कर सके, जिसके लिए वो विद्या से बात करती है, बट विद्या इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद अनन्या अपने ससुर से पूछती है, तो उसके ससुर का कहना था कि प्रोफेशनल पेंटिंग और इस तरह से बस शौक के लिए पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब एक दिन अनन्या के घर में ऋषभ नाम का लड़का आता है, जो कि अंधेरा होने की वजह से अनन्या से टकरा जाता है, और यहाँ पर वो दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ऋषभ अनन्या के ससुर का भतीजा है। ऋषभ कई बार था, जिसकी वजह से वो ना ही अनन्या की शादी में आया था और ना ही तब जब अनन्या के हस्बैंड की मौत हुई थी, और इसी वजह से उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को देखा नहीं था। अब यहाँ पर ऋषभ अगले दिन फिर से अनन्या से टकराता है, तो वो देखता है कि अनन्या ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। वो अनन्या से कहता है कि अनन्या के अंदर इतना टैलेंट है, तो वो इन पेंटिंग्स का एग्जीबिशन क्यों नहीं करती। साथ ही वो अनन्या से कहता है कि वो जानता है कि अनन्या का हस्बैंड भी किसी और से प्यार करता था, और उसकी मौत भी कैसे हुई थी। इसलिए वो अनन्या से कहता है कि उसे ये सब छोड़कर अपनी लाइफ जीनी चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि विक्की उससे प्यार नहीं करता था, तो फिर ऐसी पति की विधवा बनकर रहने में क्या मतलब है। अब ये सुनकर अनन्या काफी गुस्सा हो जाती है और ऋषभ से कहती है कि वो आइंदा विक्की के बारे में उसे कुछ भी ना कहे। अब अनन्या ने ऐसे बोल तो दिया था, बट ऋषभ ने जो भी कहा था वो सही था। अनन्या इसी के बारे में बार बार सोचने लगती है और सोचती है कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो वही सभी घर वाले अगले दिन शॉपिंग पर जाते हैं और अनन्या घर पर अकेली थी। तभी वहां पर विश्व आता है, जिसे आज कुछ भी करके अनन्या के साथ रोमांस करना था। काफी टाइम से वो इस मौके की तलाश में था, और आज फाइनली उसे ये मौका मिल गया था, और इसी वजह से वो अनन्या के पीछे पड़ जाता है। अब अनन्या उससे डर कर वहाँ भागने लगती है, बट विश्वा के सर पर हवस सवार थी। वो अनन्या को छोड़ ही नहीं रहा था, बट अनन्या किस तरह से वहाँ से भाग निकलती है कि तभी वहाँ पर ऋषभ आता है, जो कि अनन्या को छुपा लेता है। अब विश्वा उसे ढूंढता है, तो अनन्या उसे नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर अनन्या काफी डरी हुई थी, इसलिए वो ऋषभ को हक करती है। यहाँ पर ऋषभ अनन्या से कहता है कि आखिर वो ऐसे लोगों के बीच क्यों रह रही है। अनन्या इतनी टैलेंटेड है कि उसे सक्सेस मिल जाएगा, इसलिए अनन्या को यहाँ से निकलना चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। अगर वो इसी तरह से यहाँ पर रही तो उसकी जिंदगी में वो बस एक विधवा बनकर रहेगी, मतलब एक विधवा के अलावा उसकी कोई पहचान नहीं बनेगी। ऋषभ उसके लिए एक साड़ी लेकर आया था, जो देखकर अनन्या काफी खुश होती है, क्योंकि उसे इस तरह के कलरफुल कपड़े पहनना बहुत ज्यादा पसंद था। अब ये सब देखकर अनन्या भी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद ऋषभ और वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन ऋषभ अनन्या से कहता है कि अनन्या को यहाँ से निकलना होगा। वो कल बस स्टॉप पर उसका इंतजार करेगा, तब वो वहाँ पर अपना सामान लेकर आ जाए। अब अनन्या भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो अगले दिन अपना सामान लेकर घर से निकलने वाली थी कि तभी देखती है कि ऋषभ को पुलिस पकड़कर लेकर आई थी। एक्चुअली ऋषभ ने घर के गहने चुराए थे। ये देखकर अनन्या काफी शॉक थी, क्योंकि विश्वा ने अपनी आंखों से देखा था ऋषभ को ये गहने चुराते हुए। अब यहाँ पर ऋषभ अनन्या से कहता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, और इसी वजह से उसने चोरी की थी ताकि वो कर्जा खत्म कर सके। वो अनन्या से कहता है कि उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी, बट वो अनन्या से कहता है कि वो अपनी लाइफ में यहीं पर नहीं रुके। उसने जो फैसला किया है यहाँ से निकलने का, तो वो यहाँ से निकल जाए और अपनी लाइफ में कुछ करे।
क्योंकि अनन्या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ऋषभ अनन्या से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से भले ही बहुत प्यार करते हो, बट वो दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि ऋषभ ने जो किया है उसकी सज़ा उसे मिलेगी। बट वो अनन्या से कहता है कि वो अब पीछे ना हटे। जिसके बाद ऋषभ को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो वही अनन्या अपने ससुर और विद्या और विश्वा को बताती है कि वो भी ये घर छोड़कर जा रही है, क्योंकि अब उससे ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा। यहाँ पर वो विश्वा को भी थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि वो किस तरह की नीच हरकतें उसके साथ करता है। अब ये सब सुनने के बाद अनन्या के ससुर भी अनन्या की पेंटिंग्स देखते हैं और वो अनन्या से माफ़ी मांगते हैं। वो अनन्या से कहते हैं कि कभी भी उन्होंने अनन्या की पेंटिंग्स को सीरियसली नहीं लिया, बट आज जब उन्होंने इन पेंटिंग्स को देखा तो वो समझ गए कि अनन्या सच में टैलेंटेड है। वो अनन्या से कहते हैं कि विश्वा ने जो किया वो बहुत ही नीच काम है, बट उसकी वजह से वो इस घर को छोड़कर ना जाए। वो अनन्या से कहते हैं कि वो उसकी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन करेंगे, साथ ही अनन्या जैसा चाहे वैसा रह सकती है। वो इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी, और अगर कल उसे कोई पसंद आ गया तो वो खुद अपनी बेटी की तरह अनन्या की भी शादी करवाएंगे। जो सुनकर अनन्या काफ़ी खुश होती है, क्योंकि फाइनली उसे वो सब कुछ मिल गया था जो वो चाहती है। और इसी के साथ हमारी दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। अब तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है कश्मीर की वादियों से, जहां लगातार आतंकवादी और आर्मी ऑफिसर्स के बीच फायरिंग हो रही थी। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो भागते हुए वहां से जा रही थी। वो इस सब से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी एक आदमी उसे अपने घर के अंदर खींच लेता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की थोड़ी सी शांत हो जाती है कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जो सुनकर वो आदमी काफ़ी डर जाता है और डरते हुए दरवाज़ा खोलता है तो बाहर सोल्जर्स थे। वो उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है। तो वो आदमी बताता है कि वो इन गोलियों की आवाज़ों से काफ़ी डरा हुआ है। अब वो सोल्जर्स इन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझते हैं और इनसे कहते हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट घूम रहे हैं, इसलिए वो दोनों घर में ही रहे ताकि वो सेफ रह सके। और इस तरह से वो लड़का और लड़की इस घर में फंस जाते हैं। अब ये लड़का आयशा को बताता है कि उसका नाम नील है, तो आयशा भी उसे अपना नाम बताती है। जिसके बाद वो आयशा को पानी देने लगता है और आयशा भी पानी पीती है, बट वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो आयशा से पूछता है कि आखिर वो इतनी डरी हुई क्यों है, बट आयशा उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी आयशा के ऊपर झूमर गिरने वाला था, तो नील उसे बचा लेता है। लेकिन ये देखकर आयशा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और नील से कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। अब ये सुनकर नील कहता है कि वो आयशा को बचा रहा था। वो आयशा से कहता है कि अगर आयशा उसे पसंद नहीं करती तो वो यहाँ से चला जाएगा, बट बाहर फायरिंग हो रही थी, इसलिए आयशा नील से कहती है कि वो यहीं पर रुक जाए। साथ ही आयशा नील को सॉरी बोलती है। तो वही नील पे आयशा को बताता है कि एक्चुअली ये घर उसके दोस्त का है और इन गोलीबारियों की वजह से वो भी यहाँ पर फंसा हुआ है। अब आयशा को काफ़ी भूख लगी थी और रात उन्हें यहीं पर बितानी थी, और इसी वजह से वो गैस ऑन करती है ताकि वो कुछ बना सके। बट तभी नील देखता है कि गैस बाहर फैल रही थी। ये देखकर वो आग आग चिल्लाने लगता है, जो सुनकर आयशा तुरंत गैस ऑफ कर देती है और आग को बुझाने लगती है। यहाँ पर नील काफ़ी पैनिक कर रहा था, इसलिए आयशा उसे शांत करने की कोशिश करती है, बट नील बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारती है और शांत करवाती है। जिसके बाद नील थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो आयशा को बताता है कि उसका असली नाम नील नहीं बल्कि दिवाकर है। वो बताता है कि उसका भी घर था, उसका भी परिवार था, अच्छी जिंदगी थी, वो अपने माता पिता के साथ काफ़ी खुश रहता था। दिवाकर को एक सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। अब एक दिन दिवाकर को काम मिला कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का, जिसमें कई सारे मिनिस्टर वीआईपी आने वाले थे। उस दौरान दिवाकर की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त से हुई, जिसने दिवाकर से कॉन्फ्रेंस के कुछ पासेस मांगे। अब दिवाकर ने भी दोस्त समझकर पासेस दे दिए, पर वो दोस्त आतंकवादी निकला। उसने वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। काफी सारे लोग मारे गए, जिन्हें दिवाकर ने मरते हुए अपनी आंखों से देखा। इसके बाद दिवाकर को अरेस्ट कर लिया गया, बट उसके मम्मी पापा को भी काफी परेशान किया गया। सब लोग दिवाकर को भी आतंकवादी समझने लगे थे। जिसके बाद उसके ऊपर कोर्ट केस चला, जहां से उसे क्लीन चिट मिल गई। अब दिवाकर को क्लीन चिट तो मिल गई थी, फिर भी दिवाकर के पड़ोसी दिवाकर के पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। अब ये सब देखकर दिवाकर को लगा कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है, और इसी वजह से वो घर छोड़कर यहाँ पर भाग आया। दिवाकर बताता है कि आज भी वो उसने जो ब्लास्ट देखा था उसका ट्रॉमा उसके अंदर मौजूद है, और इसी वजह से वो जब भी आग देखता है तो वो काफ़ी पैनिक करने लगता है। अब ये सुनकर आयशा भी दिवाकर को अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि उसका भी नाम आयशा नहीं बल्कि ईरा है। ईरा अपने हाथों पर जो चोट लगी थी वो दिवाकर को दिखाती है और उससे बताती है कि 5 साल पहले उसकी शादी सागर नाम के लड़के के साथ हुई थी,
जिसके कुछ टाइम बाद ही इरा के पेरेंट्स की मौत हो गई और इसी वजह से उसके पास मायका नहीं था। वो कहती है इसी बात का फ़ायदा उठाकर सागर ने उसके साथ मारपीट करना, ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। वो रोज़ उसे मारता और उसके साथ ज़बरदस्ती करता, क्योंकि उसका कहना था कि इरा उसकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है और इसी वजह से वो इरा से नफरत करता था। सागर उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पर लेकर आया था, तभी मौका देखकर इरा वहाँ से भाग निकली और यहाँ पर आ गई। इरा दिवाकर से कहती है कि उसके साथ हमेशा जबरदस्ती हुई है, उसने कभी प्यार को महसूस ही नहीं किया। जिसके बाद इरा और दिवाकर इंटीमेट होते हैं और इरा दिवाकर से कहती है कि दिवाकर को भी वापस अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर इरा दिवाकर से कहती है कि अब उसने भी सोच लिया है कि वो भागेगी नहीं, बल्कि इस प्रॉब्लम का सामना करेगी। वो कहती है कि वो एक लॉयर है और वो अपने हस्बैंड पर केस करेगी कि वो उसे इस तरह से तंग करता है। साथ ही वो दिवाकर से कहती है कि दिवाकर के लिए भी वो लड़ेगी। दिवाकर को अपने पड़ोसियों के खिलाफ केस करनी चाहिए, न कि खुद अपने पेरेंट्स को छोड़कर भागना चाहिए। अब दिवाकर भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों वापस अपनी लाइफ में चले जाएंगे। अब अगले दिन सागर ईरा को ढूंढते हुए पुलिस लेकर आता है, जहाँ पर ईरा सागर से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी और ना ही उसका अत्याचार सहेगी। ये बोलकर वो दिवाकर के साथ निकल आती है। दिवाकर और ईरा दोनों ही काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे से हिम्मत मिली थी और अब वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार थे। और यहीं पर हमारी तीसरी स्टोरी एंड होती है। इसके आगे की 3 स्टोरीज हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।